Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। आज की क्लास एक एमसीक्यू सेशन रहने वाला है। जैसे कि अपन पिछले कुछ टाइम से एमसीक्यू सेशन चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आज की क्लास रहेगी, जो कि बेसिस रहेगी अपने जैसे आने वाले एग्जाम आरएमएल, एसजीपीजीआई और पीजीआई चंडीगढ़ की और नॉर्सेट 2023 की। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हम लोग सभी आपके लिए, और टॉपिक्स भी अच्छे चूज कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ताकि वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। और साथ में हम हमारी टेस्ट सीरीज भी रन कर रहे हैं आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप पे, तो आप वहाँ जाके आप टेस्ट सीरीज भी आप बाय कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी आप स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आरएमएल के लिए जैसे एग्जाम डेट आ गई है, तो उसके लिए स्पेशल हम टेस्ट सीरीज रन करवा रहे हैं आरएमएल के जैसा जो मैटर रहता है, एग्जाम का पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव बाथ टू एडमिटेड पेशेंट। एक एडमिटेड पेशेंट है, उसको नर्स क्या कर रही है, बाथ की प्रिपरेशन कर रही है विथ पेरिनियल प्रॉब्लम। पेशेंट को क्या हो रखी है, पेरिनियल प्रॉब्लम हो रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प द पेशेंट। तो कौन सी जो बात है वो पेरिनियल प्रॉब्लम को हेल्प करेगी, लाइक जो पेरिनियल प्रॉब्लम से पेशेंट जूझ रहा है तो उसको हम मदद करेगी ट्रीट होने में। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास में, बेड बात करवाएगी, थेरापेटिक बात करवाएगी, सेल्फ बात विथ मिनिमल हेल्प, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर जो रहेगा अपना करेक्ट रहेगा कि भाई उसको जो है वो बेड बात करवा दीजिए पेरिनियल प्रॉब्लम को, थेरापेटिक बात करवा दीजिए, या फिर सेल्फ बात करवाना है मिनिमल हेल्प के साथ में। क्या रहेगा अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन है, ठीक है, गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के हमें सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे क्या करना है, ऐसी बात करवानी जो उसकी पेरिनियल प्रॉब्लम को ट्रीट कर दे। ठीक है, क्या कर दे, ट्रीट कर दे। तो ट्रीट कौन कर सकती है, तो वो कर सकती है हमारी थेरापेटिक। ठीक है, थेरापेटिक मतलब बात के अंदर ही क्या होना, उसका ट्रीटमेंट भी साथ साथ में चलते रहना। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थेरापेटिक बात। तो अभी अपन पढ़ लेते हैं, थेरापेटिक बात के अंदर एक बात करवाते हैं, उसको अपन क्या नाम देते हैं, सिट्स बात। तो सिट्स बात को हम क्या बोलते हैं, इसको हिप बात भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिट्स बात का क्या क्या यूजेस होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के अंदर हम सिट्स बात यूज करते हैं। सबसे पहले अपन कोई भी जो पेरिनियल की अपन क्या, कोई भी अगर यहाँ पे सर्जरी हो रखी है वहाँ पे अपन सिट्स बात का यूज करते हैं। हेमरोइड्स के अंदर भी हम सिट्स बात का यूज करते हैं। साथ ही साथ में आफ्टर 24 आवर्स किसी पेशेंट के अंदर एपिसियोटोमी की गई है, तो आफ्टर 24 आवर्स का एक क्वेश्चन आ चुका है कि आफ्टर 24 आवर्स हमें क्या करना है, सिट्स बात देना। उससे पहले हमें सिट्स बात नहीं लगाना है। उसके पहले अगर पूछ ले एपिसियोटोमी तो क्या करना है, आइस पैकिंग। ठीक है, आइस पैकिंग की मदद से यहाँ पे क्या करना है, थेरेपी करनी है। बट आफ्टर 24 उसको पेरिनियल को जो उसका रीजन है वहाँ पे स्मूथनेस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सिट्स बात को प्रोवाइड करवा सकते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट के लिए। ठीक है, तो अभी ये हो गए अपने इसके यूजेस। अब इसके बारे में अपन कुछ और क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं कि भाई इसका क्या अपन सॉल्यूशन यूज करते हैं, कितना टेम्परेचर रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसके, इनके अलावा सिट्स बात का टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 110 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस में मत दे देना, प्रॉब्लम कर देगा। इसके बाद में आपसे टेम्परेचर नहीं देके आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऑप्शन में वो आपको दे दे ल्यूक वार्म वाटर। ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर से करना है, या फिर इस टेम्परेचर पे रख के हमें क्या करना है, सीट्स बात प्रोवाइड करवानी है। अब अगर इस टेम्परेचर पे रखेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्कुलर सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी वास्कुलर सप्लाई। ठीक है, तो इसकी मदद से यहाँ पे हीलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी हीलिंग इफेक्टिव होती है। ठीक है, वास्कुलर सप्लाई बढ़ जाएगी, साथ साथ में जो है वो वेसल्स का डायलेशन भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हीलिंग इंक्रीज। ठीक है, अब इसके बाद में अपन और सिट्स बात के साथ अपन क्या कौन सा अपन सॉल्यूशन यूज में ले सकते हैं। सॉल्यूशन का आता है कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि अगर इसको आपने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में यूज में लेना है तो अपन क्या ले सकते हैं, बीटाडिन। बीटाडिन के अंदर क्या होता है, पोवेडिन, आयोडीन।
ठीक है। इसका एक बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था कि इसका परसेंटेज पूछते हैं कि भाई कितना परसेंट तक का लेना है, तो वो लेना होता है 5% का। ठीक है, 5% अपने बेटाडीन का अपन लेके सिट्स बात करवा सकते हैं पेशेंट को। ये हो गया अपना बेटाडीन से क्वेश्चन। अब इसके अलावा एक 10% बेटाडीन का अपन कहाँ पे यूज करते हैं, 10% बेटाडीन। तो 10% बेटाडीन को हम यूज करते हैं सर्जरीज के अंदर, स्क्रब के अंदर। ठीक है, सर्जरी करने से पहले अगर स्क्रबिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, 10% बेटाडीन का अपन सॉल्यूशन काम में लेते हैं। ठीक है, और साथ साथ में अपन क्या ले सकते हैं सॉल्यूशन अपन, एक तो हो गया बेटाडीन, दूसरा क्या हो सकता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट भी अपन ले सकते हैं। इसका रेशियो क्या हो सकता है 1:5000 में हम इसको डाइल्यूट करके हमें क्या करना सिट्स बात करवा सकते हैं, ताकि डिसइंफेक्शन हो जाए और आगे हीलिंग में भी मदद मिले। अब इसके बाद में सिट्स बात से और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी अपन देख लेते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशन से, कि भाई कौन से केसेस के अंदर सिट्स बात जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, वो होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। ठीक है, तो सिट्स बात को हमें कभी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट में हम सिट्स बात नहीं यूज में लेनी है, क्योंकि वो वहाँ पे और ज़्यादा एग्रीवेट कर सकता है इन्फेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे यूटीआई के केसेस के अंदर सिट्स बात को हम काम में नहीं लेते हैं। बाकी इन सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हम सिट्स बात को काम में ले सकते हैं। सिट्स बात से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिए हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि पेरिनियल प्रॉब्लम है तो कौन सी उस पेशेंट को बात हेल्प करेगी, तो वो हो गई हमारी थेराप्यूटिक बात। अभी अपन मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। WHO हैंड वॉश टाइम विद सोप। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार एम्स में आया था क्वेश्चन। WHO ने हैंड वॉश टाइम का कितना बताया था कि आप अगर आप सोप से आप क्या कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो, तो मिनिमम आपको कितने टाइम तक आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना है। ऑप्शन है हमारे पास में 40 सेकेंड, 40 to 60 सेकेंड्स, 20 to 30 सेकेंड्स, 2 मिनट्स और 5 मिनट्स। तो अगर आप सोप से हैंड वॉश कर रहे हो तो आपको कितने टाइम तक जो आपको हैंड वॉश करना है। इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अपन इस केस में क्या करते हैं 40 to 60 सेकेंड तक अपन क्या करते हैं, तो अगर अपन सोप से क्लीन कर रहे हैं तो हमें 40 to 60 सेकेंड हमें क्या करना है, क्लीनिंग करना है, हैंड वॉश हमें कंटिन्यू रखना है। अब एक और क्वेश्चन बनता है सोप से, कि अगर अपन अपने सोप को अपन ने काम में लिया है तो यहाँ पे सोप क्या करता है कि जो उससे इफेक्टिव हैंड वॉशिंग हो सकती है। तो जब कभी वैसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो अगर ऑप्शन में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि सोप डिक्रीज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अपने जो पाम होता है, पाम के बीच का जो सरफेस टेंशन मीन्स क्या हो गया कि जो भी लाइंस वगैरह होती है तो वहाँ पे सोप अच्छे से वहाँ पे जाके अटैच हो जाती है, वो वहाँ पे जाके सरफेस टेंशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ उन एरियाज की भी है जो क्लीनिंग जो है वो क्या होगी, इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इस केसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, सोप क्या काम करता है, ये सरफेस टेंशन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं मेडिकल सर्जिकल हैंड वॉशिंग की। ठीक है, वो इनसे भी क्या होता है कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपन इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग, इसके बाद में अपन यहाँ पे देख लेते हैं सर्जिकल, इसके बाद में अपन देख लेते हैं स्क्रब। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम ड्यूरेशन सबसे पहले पूछते हैं, तो ये कितना होता है, मिनिमम 2 मिनट्स इसका होना चाहिए टाइम ड्यूरेशन। सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए 3 to 5 मिनट, एंड स्क्रबिंग का टाइम होना चाहिए 7 to 10 मिनट्स। ठीक है, कुछ बुक्स में 5 to 7 मिनट्स भी दे रखा है, बट 7 to 10 मिनट्स एक ऑप्टिमम है। तो ठीक है, इसके बाद में आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया वे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट्स इसका मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो जो वाटर फ्लो कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं वाटर फ्लो। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में कैसा होना चाहिए, एल्बो टू रिस्ट। जो सबसे पहले वाटर का फ्लो है कैसा होना चाहिए, एल्बो से लेके अपनी जो रिस्ट है उस साइड का फ्लो रहना चाहिए। ठीक है, जबकि सर्जिकल में इसका अपोजिट होता है, सर्जिकल में कैसा होना चाहिए, रिस्ट टू एल्बो। ठीक है, एंड स्क्रब में भी कैसा होगा, रिस्ट टू एल्बो। ठीक है, स्क्रब के अंदर अपन कोई भी जैसे सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले अपन जब हैंड वॉश करते हैं उसको अपन बोलते हैं स्क्रबिंग करना। ठीक है, तो स्क्रब के अंदर भी अपन क्या करते हैं, ब्रिस्ट टू एल्बो करते हैं, साथ साथ में स्क्रब अपन क्या करते हैं, एनाटॉमिकल पार्ट्स को भी अपन क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं सर्जरी होने से पहले। ठीक है,
एनाटॉमिकल पार्ट को अपन स्क्रब करते हैं, किससे करते हैं? बेसिकली अपन सेवलॉन से कर सकते हैं, साथ साथ में अपन किससे कर सकते हैं? बीटाडिन से कर सकते हैं। बीटाडिन से कर रहे हैं तो कितने परसेंट तक? 10% तक, ठीक है। तो ये भी स्क्रबिंग अपन एनाटॉमिकल पार्ट को भी करते हैं, ठीक है। और अपन जो भी स्क्रब होता है, स्क्रब स्टेशन बनाए हुए रहते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाओगे तो ओटी में आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ स्क्रब स्टेशन भी बना रखे हैं, तो वहाँ पे भी अपने को 5 to 7 मिनट से हमें क्या करना है? स्क्रबिंग करनी होती है, अपने हाथों को क्लीन करना होता है। उसका भी वे क्या होता है? रिस्ट टू एल्बो एंड रिस्ट टू एल्बो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो गया? 40 to 60 सेकेंड। और मिनिमम फ्रिक्शन कितना रहना चाहिए? इसका भी एक बार क्वेश्चन आ गया था, मिनिमम फ्रिक्शन टाइम कितना होना चाहिए सोप एंड वाटर वाले में? तो फ्रिक्शन टाइम होना चाहिए ये हमारा 20 to 30 सेकेंड के इफेक्टिव वाला फ्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो और हैंड वॉशिंग के स्टेप तो सभी आपको पता ही है। और अब मैं आपको बता देता हूँ हैंड वॉशिंग का मूवमेंट, कि भाई कहाँ कहाँ पे हमें क्या करना है? हैंड वॉश करना है, किस किस अपन क्या कर रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है? हैंड वॉश करना है। तो मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? 5 मोमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग हमें किस किस टाइम से पहले करना होता है? सबसे पहला हम यहाँ पे हो गया बिफोर टचिंग द पेशेंट। सेकंड हो गया बिफोर असेप्टिक प्रोसीजर। थर्ड हो गया हमारा आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। फोर्थ हो गया हमारा आफ्टर टचिंग ए पेशेंट। एंड फिफ्थ हो गया हमारा आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में 5 मोमेंट्स होते हैं। तो या इससे पहले हमें क्या करना है? हर बार हमें हैंड वॉशिंग करना है। तो अब इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनेगा? इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा अरेंजमेंट का, ठीक है। इन पांचों को हमें ऑप्शन में देखने को मिलेगा, हर ऑप्शन में ये पांचों चीज देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेप कौन सी है, इसके बाद में सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, तो ये अपना 1 by 1 हमारा ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से अरेंज करना होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 मोमेंट। अब इसके बाद में और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर नॉन विजिबल कंटामिनेशन है, मींस आपके अगर हाथ है वो उसके अंदर आपको कोई भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं दिख रहा है, लाइक कोई भी फ्लूइड नहीं दिख रहा है, कोई भी आपको कुछ भी जो ब्लड स्टेन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा आपके हैंड्स पे, तो मतलब आपके हैंड नॉन विजिबल कंटामिनेशन है, आपको कुछ भी कंटामिनेशन दिख रहा है। तो इस कंडीशन में आपके जो हाथ आप किससे क्लीन कर सकते हो? एल्कोहल से, ठीक है। तो आपको एल्कोहल यूज करना है। तो एल्कोहल के अंदर क्या आता है? आइसोप्रोपिल, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल कितना होना चाहिए? 70% होना चाहिए। तो ये क्या हो सकता है? इफेक्टिव अपन क्या कर सकते हैं वहां पे? हैंड वॉशिंग कर सकते हैं। तो और इसका टाइम पूछते हैं कई बार एग्जामिनर, इसका टाइम होता है 20 to 30 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो ये कुछ हैंड वॉश से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो भी हमने क्या कर लिया यहाँ पे सोल्व करने की हमने पूरी कोशिश की है। और इसके जो अगर आपको एक्स्ट्रा भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप अपने स्तर पे भी इनको सोल्व कीजिएगा, ताकि आपके ये जो टॉपिक्स अभी हम जो भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ाया है या फिर आगे हम पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कवर अप होती जाएगी। और श्योर मैं बता देता हूँ एग्जाम के अंदर श्योरली आपको 10 से 20 प्लस क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स में से देखने को मिलेंगे। आपने अगर मेरी कंटिन्यू क्लासेस लिए तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कितने क्वेश्चन अटेंड हुए हैं, ठीक है। और अभी हम मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हमारे पास में, ए क्लाइंट विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एक क्लाइंट है जिसको क्या है? CAD है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हैज सडन एपिसोड ऑफ साइनोसिस, उसको क्या सडनली उसको क्या साइनोसिस वहां पे देखने को मिल रहा है। साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन, एंड ए चेंजेज इन रेस्पिरेशन, और साथ साथ में उसके रेस्पिरेशन पैटर्न भी उसको क्या हो रहा है? चेंज देखने को मिल रहा है। द नर्स स्टार्ट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली, लीगली शुड द नर्स हैव एडमिनिस्टर्ड द ऑक्सीजन, क्या उसने लीगली उसका में राइट्स है कि हाँ भाई वो लीगल है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पेशेंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, उसको सडनली अब क्या हो गया? साइनोसिस हो गया है, और साथ साथ में उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न भी डिस्टर्ब हो गया है। तो अभी यहाँ पे नर्स ने क्या कर दिया है? सिम्टम देख के, ऑक्सीजन सेचुरेशन देख के उसने ऑक्सीजन शुरू कर दी है, ठीक है। तो अब क्या अब नर्स ऐसा कर सकती है लीगली? मतलब लीगली शुड द नर्स हैव एडमिनिस्टर्ड द ऑक्सीजन, क्या वो लीगली है कि भाई ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के लिए लीगल है? क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास में, तो ऑप्शन है हमारे पास में द ऑक्सीजन हैज बीन ऑर्डर्ड एंड देयरफॉर शुड नॉट हैव बीन
एडमिनिस्टर्ड, जो ऑक्सीजन है उसका ऑर्डर होना चाहिए हमारे पास में, इसलिए उसको क्या है कि ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए हमें ये बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, द सिम्टम वर टू वेग्यू फॉर द नर्स टू डिटरमाइन ए नीड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन, कि भाई ये जो सिम्टम आ रहे हैं वो बहुत ही क्रिटिकल है, उसको समझ नहीं पा रही नर्स, ठीक है, इसलिए वो क्या करेगी, एडमिनिस्टर, भाई उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने के लिए सिम्टम इतने पर्याप्त नहीं है कि वो डिटरमाइन कर सके कि हाँ भाई ये ऑक्सीजन लगाना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है हमारे पास में, द नर्स ऑब्जर्वेशन वर सफिशियंट एंड देयरफॉर ऑक्सीजन शुड बी एडमिनिस्टर्ड, कि भाई नर्स का जो ऑब्जर्वेशन है वो एकदम सफिशियंट है, एकदम करेक्ट है, आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन थेरेपी आप शुरू कर सकते हो। ऑप्शन डी है हमारे पास में, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड हैव बीन कॉल्ड, यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आप क्या करना है, कॉल करना चाहिए पहले, फॉर एन ऑर्डर, कि भाई आप आइए आप ऑर्डर दीजिए, बिफोर द नर्स एडमिनिस्टर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शुरू करने से पहले नर्स को क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आप क्या करना है, कॉल करना है और उसको बोलना है कि आप ऑर्डर लिखिए तभी मैं लगाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट हो सकता है? जी हाँ, आप सब लोग बहुत सही सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब कभी भी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही हो पेशेंट में, साइनोसिस की कंडीशन अराइज हो रही है, तो क्या करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी अगर उसका आपको पता लग रहा है कि हाँ वो डिक्रीज हो गया है, तो आप वहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपना है, इसके लिए हमें कोई ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर, लाइक आप 2 to 5 लीटर पर मिनट के ऊपर आप ऑक्सीजन थेरेपी शुरू कर सकते हो। इससे ज़्यादा के लिए आपको डॉक्टर्स के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट हो सकती है इन सम केसेज, बट यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि भाई कितने लीटर तक हमें देना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने करेक्ट आंसर पे जा सकते हैं। द नर्स ऑब्जर्वेशन वार सफिशियंट, ऑब्जर्वेशन उसका सफिशियंट है, एंड देयरफॉर ऑक्सीजन शुड हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, तो आप क्या करना, ऑक्सीजन आपको लगा देना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया सी। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टरी क्या करती है, हार्ट को यहाँ पे क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अब ये कोरोनरी आर्टरी कहाँ से निकलती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए, तो ये निकलता है अओर्टा से, ठीक है। तो ये क्या करती है, हार्ट को सप्लाई करती है, एंड अओर्टा से यहाँ जो है यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी है वो निकलती है, ठीक है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो हो सकता है कि जो हार्ट के अंदर क्या है, उसने क्या कर दिया है, प्लेक्यू बना दिए हैं, ठीक है। प्लेक्यू किसका भी बन सकते हैं, अपने फेट के बन सकते हैं, कोई भी क्लोट का बन सकता है, एम्बोलाई का बन सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, वो एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की आपकी जब डिजीज पढ़ेंगे तो अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक एक चीज़ अपन ब्रीफली अपन सोल्व करते हुए चलेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव डार्क कलर नेल पेंट बिफोर सर्जरी, कि भाई आपको जो सर्जरी हो रही है, अगर आप लोगों ने डार्क नेल पेंट लगा रखी है, तो ये नेसेसरी क्यों है रिमूव करना, ठीक है, क्यों रिमूव करना है इसको, इतना नेसेसरी होता है। ऑप्शन हमारे पास में, नेल पेंट इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल, कि भाई आपने जो नेल पेंट लगाए हैं, आपने कोई चटकते कलर को नेल पेंट लगा लिए, ज़्यादा ब्राइट कलर के लगा ली, तो भाई डॉक्टर वहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा, अरे यार भाई क्या लगा दिया इसने, ठीक है। तो अगर क्या ये है कि भाई स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देती है, ठीक है, मजाक के लिए कि भाई स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देती है। ऑप्शन बी है हमारे पास में, नेल पेंट इज केमिकल एजेंट विच इंक्रीज रिस्क फॉर बर्न इंजरी, ठीक है। नेल पेंट, जी हाँ, केमिकली अपन नेल जो पॉलिश होती है वो केमिकली बनती है, तो हो सकता है रिस्क फॉर बर्न इंजरी वो बढ़ा दे। ऑप्शन सी है हमारे पास में, नेल पेंट इंक्रीज चांसेज ऑफ इन्फेक्शन, नेल पेंट जो है वो इन्फेक्शन के चांस को बढ़ा देती है। ऑप्शन डी, नेल पेंट इंटरफेयर विथ डिटेक्शन ऑफ कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, ठीक है। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम का जो उसको हम डिटेक्ट करते हैं किससे, पल्स ऑक्सीमीटर से अपन कर सकते हैं, ठीक है। और अपन जो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम को अपन एसेस कर सकते हैं, अपन नेल को अपन प्रेस करके भी अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंटरफेयर करती है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन होगा करेक्ट? तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब अपन नेल्स के ऊपर अपन क्या करते हैं, प्रेशर अपन अराइज करेंगे, ठीक है। तो वो प्रेशर अराइज करने के बाद में नेल क्या होता है, वो अपना वाइटिश कलर का दिखने लग जाता है, ठीक है। वाइटिश हो गया मतलब वहाँ पे उसका ब्लड सप्लाई एक बार का उसका डिस्टर्ब हुआ, वहाँ पे कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई एक बार का रुका है। जब प्रेशर रिमूव करेंगे तो वापस वो नॉर्मल कलर के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। बट अगर यहाँ पे नेल पेंट लगाई भी रहेगी तो क्या करेगी, अपन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई कितने टाइम में वापस रिफिल हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। तो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम को पता लगाने के लिए हमें नेल पेंट की जरूरत नहीं है, उसको रिमूव करना जरूरी है ताकि हम असेस कर सकें ब्लड सप्लाई कैसी है उस रीजन के अंदर, पर्टिकुलर रीजन के अंदर, ठीक है। तो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम नॉर्मल कितना होना चाहिए,
नॉर्मल कैपिलरी रिफिलिंग टाइम कितना होना चाहिए, 2 to 3 सेकेंड जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना होता है नेल्स पे। ठीक है, तो ये जब वाइट हो जाता है तब हमें क्या करना है, प्रेशर को छोड़ना है। छोड़ने के बाद में ये विद इन 2 to 3 सेकेंड्स के अंदर ये वापस नॉर्मल पिंकिश हो जाना चाहिए नेल। ठीक है, तो ये उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कैपिलरी रिफिलिंग टाइम जो है वो एकदम बढ़िया है उस पेशेंट का। ठीक है, तो ये होगा अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेल पेंट इंटरफेयर विद डिटेक्शन ऑफ कैपिलरी रिफिलिंग टाइम CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What should the nurse do initially when obtaining consent for surgery? जब नर्स क्या कर रही है कि एक कंसेंट फॉर सर्जरी को ऑब्टेन कर रही है, सर्जरी के लिए कंसेंट ऑब्टेन कर रही है, तो उसको नर्स को अब इनिशियली क्या करना है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में, डिस्क्राइब द रिस्क इन्वॉल्व इन द सर्जरी, कि भाई आपकी जो सर्जरी की जो रिस्क है उसको डिस्क्राइब करनी है पेशेंट को। एक्सप्लेन दैट ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर इज रूटीन फॉर एनी सर्जरी। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है कि भाई हमारा जो सिग्नेचर है वो रूटीनली हम लेते ही हैं हर सर्जरी से पहले, उसको ये एक्सप्लेन करना है। ऑप्शन सी क्या है, विटनेस द क्लाइंट सिग्नेचर, आपको क्लाइंट्स का जो सिग्नेचर है उसका विटनेस बनना है। विच द नर्स सिग्नेचर इज डॉक्यूमेंट, साथ में आपको क्या करना है, नर्स के सिग्नेचर भी डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। ऑप्शन डी क्या है, डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट्स नॉलेज लेवल इज सफिशिएंट गिवन कंसेंट। ठीक है, आपको पता करना है कि भाई क्लाइंट का जो नॉलेज है वो सर्जरी के लिए पर्याप्त है क्या उसको पता है उसके साथ क्या हो रहा है, कितना टाइम लगेगा सर्जरी में, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम सर्जरी करेंगे, तो ये सब चीज़ उसको पता है। तो अब नर्स का क्या रोल होता है यहाँ पे, वो आपको क्या करना है, करेक्ट आपको बताना है कौन सा ऑप्शन क्या रहेगा इसके अंदर करेक्ट रहेगा। सो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी है अपन कंसेंट ले रहे होते हैं पेशेंट का, तो हमें क्या करना है, तो कंसेंट के बारे में, कंसेंट लेता कौन है, डॉक्टर लेता है। ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह लेते हैं, डॉक्टर के भी जो जूनियर रेजिडेंट होते हैं, सीनियर रेजिडेंट होते हैं, फिर उनके बाद में भी जो एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह होते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, कंसेंट लेने का काम करेंगे। ठीक है, तो नर्स को क्या करना है, नॉलेज चेक करना है पेशेंट का कि भाई हाँ जो कंसेंट जो पर्सन दे रहा है क्या उसको पता है इन सब चीज़ों का, कि भाई उसके साथ में ये हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इंट्राऑप हमें ये चेंजेस करने पड़ सकते हैं आपकी सिचुएशन को देखते हुए। तो उन सभी के बारे में क्या है कि नर्स को क्या डिटरमाइन करना है कि क्लाइंट्स नॉलेज है वो सफिशिएंट है कंसेंट जो दिया है उसके लिए। ठीक है, तो ये हमें इनिशियल करना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि आप क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इस चीज़ से, और क्लाइंट के प्रति आप जो है वो ट्रूथफुल भी रहोगे। ठीक है, तो अपने कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें भी हेल्प मिलती है, साथ साथ में अपना जो काम होता है कंसेंट वगैरह का देखने का वो भी हमें अच्छे से करना आना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट टाइम वॉर्ड सेंसस डन। ठीक है, एम्स दिल्ली का क्वेश्चन है ये। एट वॉट टाइम वार्ड सेंसस डन, वार्ड के अंदर जो अपन सेंसस करते हैं कि भाई हमारे पास में कितने पेशेंट इन कितने पेशेंट आउट हुए हैं, तो उसकी हम सेंसस कब करते हैं, डे टाइम में, मॉर्निंग टाइम में, या फिर इवनिंग शिफ्ट में, या फिर मिडनाइट में। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो हो सकता है आगे आपको पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सेंसस कब की जाती है, डे टाइम में, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, या फिर मिडनाइट में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंसस कब होता है, मिडनाइट में करते हैं। ठीक है, मिडनाइट में अपन सेंसस करते हैं। ओके, तो सेंसस कब करनी है वार्ड में, मिडनाइट में, कभी डे टाइम में, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में नहीं करते हैं। मिडनाइट में हमें क्या करना है, सेंसस करनी होती है। सेंसस को आगे फिर सेंड भी करना होता है अपने हायर अथॉरिटीज़ को होती है उनको, जहाँ पे इनका डॉक्यूमेंटेशन रखा जाता है। ठीक है, तो ये सेंसस मिडनाइट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए क्लाइंट यूजिंग फैंटानिल ट्रांसडर्मल पैचेज फॉर पेन मैनेजमेंट इन लेट स्टेज ऑफ कैंसर। एक पेशेंट है जो कि क्या है, लेट स्टेज है उसमें कैंसर का। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो पेन को मैनेज करने के लिए क्लाइंट यूज़ कर रहा है फैंटानिल ट्रांसडर्मल पैचेस। ठीक है, फैंटानिल जो होता है ओपोइड्स वगैरह में, तो ये इसका ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं जो चिपकाते हैं अपन, तो उसके अंदर क्या फैंटानिल रहता है जो टाइमली उसके अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है और पेन का मैनेजमेंट होता रहता है पेशेंट में। जो ऐसे किस में यूज में लेते हैं, जो पेशेंट टर्मिनल इल रहते हैं। ठीक है, टर्मिनल इल मतलब जो लास्ट स्टेज के पेशेंट होते हैं उनमें। व्हाट शुड द हॉस्पिस नर्स हु इज केयरिंग फॉर दिस पेशेंट
सॉरी हु इज़ केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट डू अबाउट द पेज। तो आप क्या करना है, अब अगर आप एक मतलब हॉस्पिस केयर क्या करेगी उस क्लाइंट की केयर के लिए, अबाउट द पेज, पेज के बारे में क्या करेगी हॉस्पिस केयर। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट शुड द हॉस्पाइस केयर हॉस्पाइस नर्स हु इज केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट डू अबाउट द पेज, कि भाई अब जो पेज लगा है क्लाइंट के ऊपर वो उसका क्या करेगी हॉस्पाइस नर्स। तो ऑप्शन हमारे पास में टेल द फैमिली टू रिमूव एंड डिस्पोज द पेज, आपको फैमिली को वालों को बोलना है कि भाई आप इसको रिमूव कर दो और आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिस्पोज भी कर दो। उनको क्या पता है डिस्पोज किस में करना है, तो अपने अकॉर्डिंग कर दो। लीव द पेज इन प्लेस फॉर द मोर्टिकेशन टू रिमूव, आपको इस पेज का करना है वहीं छोड़ देना है। अगर पेशेंट मर गया है तो आगे जो मोर्चुरीज के अंदर जो पेशेंट काम करते हैं तो मोर्टिकेशन के लिए वहाँ पे मोर्टिशियंस उसको क्या है रिमूव करेंगे, ठीक है। हैव द फैमिली रिटर्न द पेज टू द फार्मेसी फॉर डिस्पोजल, आप क्या करना है उस फार्मेसी को आपको रिटर्न कर देना है उसको डिस्पोज करने के लिए, कि भाई आप वापस फार्मेसी में जाइए और वहाँ पे दे दीजिए और वही लोग क्या करेंगे डिस्पोज करेंगे। ऑप्शन डी क्या हमारे पास में, रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ द पेज इन एन अप्रोप्रिएट रिसेप्टेबल, ठीक है, रिसेप्टेकल में, कि जो आप क्या करना है जो पेज है उसको रिमूव कीजिए और उसको अप्रोप्रिएट उसको वहाँ पे डिस्पोज कर दिए जहाँ पे उसका डिस्पोज एरिया है, ठीक है। क्या ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा। तो अपन डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अपने क्या करना है, नर्स का जो हॉस्पिस नर्स होती है उसका काम देखना है, या हॉस्पिस यहाँ पे नर्स नहीं भी हो, अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल नर्स का भी पूछे तो भी आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट करना है, ठीक है। क्यों करना है, ताकि हमें पता होता है कि भाई ऐसी चीज़ों का डिस्पोजल प्रॉपर कहाँ करना होता है, ताकि क्योंकि हमें क्यों पता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, BMW वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा है, ठीक है। अपन प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी मैंने BMW वेस्ट मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको, और BMW वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप उस क्लास को भी लेके आप अपनी प्रिपरेशन को BMW टॉपिक को अच्छा कर सकते हो, ताकि किसके अंदर करेगी ये करेगी येलो के अंदर, ठीक है। येलो कलर बैग के अंदर क्या करेगी, BMW मैनेजमेंट के अंदर येलो कलर कोड के अंदर डालेगी उस डिस्पोजेबल पेज को, ठीक है। क्यों डालेंगी, क्योंकि ये क्या है ट्रांसडर्मली अटैच हुआ था, तो यहाँ पे बॉडी के सिक्रेशंस उस पेज के ऊपर लगे होंगे, ठीक है। अगर कुछ भी बॉडी का सिक्रेशंस वगैरह आता है पेशेंट से, अपन किस में डालते हैं, येलो बैग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हॉस्पाइस केयर, हॉस्पाइस नर्स, ठीक है। तो हॉस्पाइस नर्स वो नर्स होती है जो कहाँ पे काम करती है, टर्मिनल इल पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसी नर्स जो टर्मिनल इल पेशेंट में या फिर लास्ट स्टेज के अंदर काम करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉस्पाइस नर्स। और इस हॉस्पाइस नर्स लास्ट स्टेज में जो केयर देती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हॉस्पिस केयर या फिर पैलिएटिव केयर, ओके। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ द पेज इन एन अप्रोप्रिएट रिसेप्टेकल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नर्स एडवाइज टू गिव एनिमा फॉर ए पेशेंट विथ क्रोनिक लीवर डिजीज, एक क्रोनिक लीवर डिजीज का पेशेंट है तो उसको क्या है कि एनिमा लगाना है। व्हाट पोजीशन इज यूज टू एडमिनिस्टर एनिमा, ऑप्शन है हमारे पास में प्रोन, सुपाइन, सिम्स पोजीशन या फिर कैंडलबर्ग पोजीशन। तो एनिमा जो है अपन कौन सी पोजीशन में अपन एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। एनिमा टॉपिक अपन अभी पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो एनिमा से क्वेश्चन आया, एनिमा से क्वेश्चन आता है, नर्सिंग प्रायोरिटी पूछते हैं, इसका जो इंचेस पूछते हैं, कितना इंसर्ट करना होता है एनिमा कैथेटर, सारे क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या रहेगा, तो एनिमा के लिए अपन क्या करेंगे, सिम्स पोजीशन को हम क्या करेंगे यूज लेंगे, ठीक है, एनिमा के अंदर। क्योंकि आप इसके अंदर हम क्या कर लें, लेटरल पोजीशन लेते हैं यूज में, सिम्स पोजीशन लेंगे या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन अपन यूज में लेते हैं एनिमा के अंदर, ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं एनिमा के बारे में। तो इनेमा के अंदर क्या करते हैं, इनेमा दो प्रकार के होता है। इनेमा क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर लाइक कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कंडीशन अराइज हुई है, या फिर अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, बॉडी का कोई एरिया एनेस्थेटाइज करना है, एरिया मीन्स जो भी गट है वगैरह है, सिग्मोइड कोलन को, ठीक है। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है अपन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो सिग्मोइड कोलन के अंदर डालते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इनेमा, ठीक है। फ्लूइड को उसके अंदर डालना, उसको या फिर रखना, या फिर उसको इमीडिएटली रखने के बाद में कुछ टाइम बाद उस फ्लूइड को वापस बाहर निकाल लेना, ये किसका टाइप है, इनेमा का टाइप है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इनेमा इज टू टाइप। एक हो गया सबसे पहले हमारे पास में इवाक्वेंट इनेमा, तो ऐसा इनेमा जिसको बाहर निकाल देना है लगाने के बाद में, तो उसको अपन बोलते हैं इवाक्वेंट इनेमा। दूसरा होता है रिटेंड इनेमा, ऐसा इनेमा जिसको मेडिकली अपन क्या करते हैं, या फिर कोई पर्पसफुल अपन इवेंट के लिए उसको अपन इंड्यूस करते हैं, पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको कुछ टाइम के लिए उसके अंदर ही छोड़ देते हैं, मतलब उसके अंदर रिटेन करते हैं ताकि उसका पूरा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन उसका वहाँ पे हो जाए। तो इवाक्वेंट एनेमा के कितने टाइप होते हैं,
इवाक्वेंट एनेमा के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला तो कौन सा आ गया, सिंपल इवाक्वेंट, इसके बाद में कोल्ड, इसके बाद में मेडिकेटेड। अब मेडिकेटेड इनेमा के भी और टाइप होते हैं, इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला इनेमा का टाइप होता है हमारा पुरगेटिव इनेमा, इसके बाद में होता है एंटी हेलमेंटिक, इसके बाद में कौन सा होता है कार्मिनेटिव, इसके बाद में कौन सा होता है एस्ट्रिंजेंट, इसके बाद में कौन सा होता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, कुछ इस प्रकार के जो ऐसे इनेमा जो मेडिकली जो अपन एज ए मेडिकेशन के रूप में हम यूज में लेते हैं, ऐसे इनेमा को क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड इनेमा। अब बात कर लेते हैं अपन रिटर्न इनेमा की। ऐसे इनेमा जो होल्ड करना है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, इसको अपन ने सबसे पहले अपन ने क्या, कौन सा होता है स्टिमुलेंट, सेकेंड होता है अनेस्थेटिक, थर्ड होता है सेडेटिव, फोर्थ होता है न्यूट्रिशनल, एंड फिफ्थ होता है इमोलिएंट। ओके, तो ये कुछ 2 टाइप के एनेमा होते हैं, इवाक्वेंट एनेमा एंड रिटेंड एनेमा। आपके पास में नाम पूछ सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं अमाउंट के बारे में कि इवाक्वेंट एनेमा का अमाउंट कितना होता है एंड रिटेंड एनेमा का अमाउंट कितना होता है। तो इवाक्वेंट एनेमा के अंदर हम एडल्ट के अंदर लेते हैं 500 से 1000 ml, चाइल्ड के अंदर हम लेते हैं इसको 250 से 500 ml, एंड इन्फेंट के अंदर हमने इसको कितना लिया, लेस देन 250 ml। ओके, और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। इनेमा का अपन इंड्यूस करते हैं, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 105 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सारे क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके बाद में रिटर्न इनेमा, मतलब अपने क्या करना, होल्ड करना है। तो रिटर्न इनेमा हमें कितना रखना है, ये होता है 100 टू 150 ml। ठीक है, एडल्ट चाइल्ड के अंदर। ठीक है, 100 टू 150 ml तक हम क्या करते हैं, रिटर्न इनेमा को होल्ड करके रखते हैं एज ए मेडिकेशन के रूप में। इसको अपन आगे ट्रीटमेंट लाइक स्टिमुलेंट के लिए, गट को अगर स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाना है, गट को अनेस्थेटाइज करना है, गट को शेडेशन एज ए शेडेसिव, उसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, इमोलिएंट कॉन्स्टिपेशन वगैरह वहाँ पे है, तो उसको अपन क्या करेंगे, इमोलिएंट एनेमा देंगे। ठीक है, तो ऐसे कोई अपने क्या रिटर्न एनेमा हो गया अपना, ये हो गया इवाक्वेंट एनेमा। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इंसर्शन की। ठीक है, कि इंसर्ट कितना करना होता है। तो इंसर्ट सबसे पहले अपन बात करते हैं एडल्ट की। तो एडल्ट के अंदर करना होता है 3 टू 4 इंच तक, एंड अपन बात कर लें चाइल्ड की, तो चाइल्ड के अंदर कितना करना होता है 2 टू 3 इंच तक, एंड जो इन्फेंट के अंदर करना होता है 1 टू 1.5 इंच। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर एडल्ट की हो गई 7 टू 10 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 5 टू 7.5 सेंटीमीटर का, एंड ये हो गया हमारा 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर का। ओके, अब इसके बाद में आपको पूछ ले इसकी हाइट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए, जो इनेमा केन है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 18 इंच की यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। ठीक है, रेंज आपसे पूछे तो 12 से 18 इंच के। अब इसके बाद में आपसे पूछ ले इंसर्शन कैथेटर की, आपको ट्यूबिंग का जो डायमीटर होता है वो कितना होना चाहिए, इसके बारे में पूछ ले तो 22 फ्रेंच का डायमीटर होना चाहिए हमारे पास में एडल्ट का, एंड 14 टू 18 फ्रेंच का डायमीटर होना चाहिए हमारे पास में चाइल्ड का, एंड लेस देन 12 फ्रेंच का या फिर 12 फ्रेंच का डायमीटर किसके अंदर होना चाहिए, इन्फेंट का। तो ये कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में जो इंसर्शन का, अमाउंट का, एंड हाइट से रिलेटेड एंड फ्रेंच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर पूछता भी है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन और आ जाए कि इनेमा अगर आ रहा है तो यहाँ में क्या, अपन इनेमा दे रहे हैं तो हमें क्या करना है, मेंटेन करना है हमारा, एक तो आपको मेजर करना है कि भाई पेशेंट जो है वो ब्रेडी कार्डियक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, एनेमा अपन देते हैं तो क्या होती है हमारे यहाँ पे वेगस नर्व होती है। ठीक है, तो वेगस नर्व क्या हो जाती है, स्टिमुलेंट हो जाती है। तो वेगस नर्व क्या करवाती है, ब्रेडी कार्डिया करवाती है। तो हमें पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो हमें क्या करते रहना है, असेस करते रहना जब हम इनेमा अपन क्या करते हैं, लगाते हैं। तो ओके, सो ये कौन से पोजीशन में लगाते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में या फिर सिम्स पोजीशन के अंदर। ठीक है, सिम्स पोजीशन कैसी होती है, 90 डिग्री का एंगल बना के ये वाला लेग अपना स्ट्रेट, एंड जो लेफ्ट साइड का फेस करके उसको सिम्स पोजीशन हमें दिलवानी होती है। ठीक है, तो यहाँ का जो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए नर्स इज एक्सप्लेनिंग द नर्सिंग प्रोसेस टू ए नर्सिंग असिस्टेंट। एक नर्सिंग असिस्टेंट को अब क्या कर रही है, नर्स क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है क्या,
नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, 5 अपने को स्टेप देखने को मिलते हैं, हम सबको पता है। विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, कौन सा स्टेप नर्सिंग प्रोसेस का है जो इंक्लूड करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, जो डाटा कलेक्ट हो रखे हैं उन डाटा का इंटरप्रिटेशन करना कौन सी स्टेज के अंदर होता है, एनालिसिस के अंदर, असेसमेंट के अंदर, नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर, या फिर प्रोपोज नर्सिंग केयर के अंदर। तो कौन सी नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेज के अंदर हमें क्या करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कौन सी स्टेज के अंदर हम करते हैं, एनालिसिस, असेसमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर प्रोपोज नर्सिंग केयर के अंदर। कौन सा ऑप्शन जो हमारा इसके अंदर रहेगा करेक्ट। तो हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा किसमें करते हैं, एनालिसिस के अंदर। ठीक है, डाटा का इंटरप्रिटेशन किसमें किया जाता है, एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, नर्सिंग की जो फर्स्ट स्कूल है ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। ऑप्शन है हमारे पास में वर्जीनिया हेंडरसन, थियोडर फ्लैंडर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर इजाबेल हैम्पटन। सो काफी इजी क्वेश्चन है, ये हमने एस्टैब्लिश की थी किसने, थियोडर फ्लैंडर ने। ठीक है, थियोडर फ्लैंडर ने हमें क्या किया था, जो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल है उसने एस्टैब्लिश किया था। वर्जीनिया हेंडरसन ने हमें क्या दिया था, इसने दिया था हमें 14 नीड थियरी। एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो क्या है हमारा, जो लेडी विद द लैम्प भी हम किसको बोलते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं के जो बर्थ डेट है उसके ऊपर हमें जो नर्सेस डे भी हमें सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, थियोडर फ्लैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूरिज्म अफेक्ट विच लेयर ऑफ द आर्टरी। सो एन्यूरिज्म है ये कौन सी आर्टरी की लेयर को अफेक्ट करता है। लाइक अपने बॉडी में, जिस पेशेंट की बॉडी में जहां कहीं भी एन्यूरिज्म होता है तो वो आर्टरी के अंदर आप सभी को पता है 3 प्रकार की लेयर होती है। ठीक है, इंटीमा, मीडिया एंड एक्सटर्ना। तो या कौन सी लेयर के अंदर एन्यूरिज्म में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन हमारे पास में ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंसिया या फिर एक्सटर्ना, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर सभी के अंदर हो सकता है। क्या रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन समझ लेते हैं। ये सबसे पहले हमारी हो गई ट्यूनिका मीडिया, सॉरी इंटीमा, इसके बाद में ट्यूनिका मीडिया, एंड ये हो गई हमारी एडवेंसिया। एडवेंसिया मतलब एकदम आउटर लेयर। ठीक है, एडवेंसिया, मीडिया एंड इंटीमा। तो सबसे ज्यादा अगर एन्यूरिज्म होता है तो ये किसके अंदर होता है, ट्यूनिका मीडिया के अंदर। ठीक है, तो ट्यूनिका मीडिया के अंदर क्या होता है, जो ये मीडियल वाली जो लेयर रहती है यहाँ पे एन्यूरिज्म बन जाता है। ठीक है, एन्यूरिज्म मतलब आउट पाउचिंग होना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म कौन सा होता है, ये होता है एब्डोमिनल aortic। एब्डोमिनल aortic एन्यूरिज्म इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। ठीक है, अब इससे क्या क्वेश्चन बनता है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस कब हो जाएगा, जब ये ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो आगे जाके पेरिटोनाइटिस को कॉज कर सकता है। अब अगर किसी पेशेंट में पेरिटोनाइटिस हो रहा है तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, असाइटिस देखने को मिल सकता है। तो अगर असाइटिस हो गया तो अपन क्या करेंगे, कैसे असाइटिस को अपन मेजर कैसे करते हैं, एब्डोमिनल अपन गर्थ को अपन क्या करते हैं, मेजर करते हैं असाइटिस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक सिंगल पॉइंट से अपन शुरू करते हैं, इन स्टेप के द्वारा उसको अपन मेजर करते हैं एवरी शिफ्ट। तो उसके अंदर अपन क्या देख सकते हैं, असाइटिस। असाइटिस किसमें देखने को मिलती है, पेरिटोनाइटिस के अंदर, और एब्डोमिनल aortic एन्यूरिज्म के अंदर पेरिटोनाइटिस आगे जाके हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। ठीक है, अब अगर किसी पेशेंट में एब्डोमिनल aortic एन्यूरिज्म है तो वहां पे कैसा साउंड देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा साउंड देखने को मिलता है, ब्रूट साउंड। ठीक है, अपने बॉडी में जो साउंड्स वगैरह होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी भी अलग से अपन क्लास लेंगे, बट यहाँ पे साउंड कैसा देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल aortic एन्यूरिज्म के अंदर मिलता है ब्रूट साउंड। तो ये हो गया अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन ए पर्सन्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनी रेस्पॉन्स बाई। जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कम गिरता है या कम होता है अपने नॉर्मल रेंज से, तो उस टाइम पे किडनी क्या रिस्पॉन्ड करती है। ऑप्शन है हमारे पास में स्लोइंग द रिलीज ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन, प्रोड्यूस एल्डोस्टेरोन, सीक्रेट रेनिन, या फिर इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो क्या करती है जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो किडनी क्या रिस्पॉन्ड करती है, किडनी रिस्पॉन्ड करती है
रेनिन का सिक्रेशन। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेनिन का सिक्रेशन करवाना शुरू कर देती है किडनी। कब करती है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो अब ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि रेनिन का सिक्रेशन होता कहाँ से है। तो रेनिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, ये होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर जो सेल्स होती है किडनी के अंदर, वहां से क्या होता है, रेनिन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, रेनिन साथ में किसके मिलकर काम करता है, ये काम करता है साथ में एल्डोस्टेरोन के साथ में काम करता है, जो कि सोडियम को और वाटर को यहाँ पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर भी जो डिक्रीज हो रहा है वो भी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, मिल्क, फिश लीवर ऑयल्स, सनलाइट या फिर कैरेट्स। तो आप सभी को पता है विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है, या तो सनलाइट, जो वेज पर्सन होते हैं उनमें तो सनलाइट, और जो वेजीज नहीं होते हैं उसमें फिश लीवर ऑयल्स जो है वो मोस्ट रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन डी का। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास भी कंप्लीट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को। और साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, तो उसको भी आप बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अचीव कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स 9 सेट प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।